फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इलास्ट्रेशन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, वाट एवर। लेकिन उन लोगों ने जो भी किया दिल से किया, तो उनके स्नेह और प्यार के लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। इसलिए उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही मेरे चैनल यानी आपके अपने चैनल से इट मीन्स टोटल अकाउंटिंग से प्यार करते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 3। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन और अनसॉल्व क्वेश्चन हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा, तो हमें किसी भी तरह का सम एग्ज़ाम में आए, हम सभी तरह के सम को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 3। यहाँ पर दिया क्या है? राजीव एंड संजीव आर पार्टनर्स sharing profits and losses equally. Rajiv and Sanjeev are partners sharing profits and losses equally. इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हम इस सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस के ऊपर ही पूरा सम डिपेंड करता है। मतलब यह सेंटेंस जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। इसको सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इस सेंटेंस में बोल क्या रहा है। राजीव और संजीव दोनों कौन है? पार्टनर्स हैं, और उनके बीच में जो भी प्रॉफिट्स होता है बिजनेस में और लॉस वो शेयर करते हैं इक्वली। इक्वली मीन्स जब कोई रेशियो ना दिया हो तो हम लेते हैं इक्वली। इक्वली मतलब क्या होता है? 1:1। इट मीन्स इसका जो भी रहेगा, 2 रुपये में से 1 रुपये राजू का रहेगा और 2 रुपये में से 1 रुपये संजीव करेगा। मतलब 1/2, 1/2, मतलब 50-50%। They decided to dissolve their firm on 31st March 2019। वे लोग आपस में डिसाइड किए 31 मार्च 2019 को फर्म को डिसॉल्व करना है। अब डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? वाइंड अप करना, क्लोज डाउन करना, शटर डाउन करना, बिजनेस को बंद करना। कभी 31 मार्च 2019 को। ऐसा क्या हुआ होगा उन दोनों के बीच में ये फर्म को डिसॉल्व करने की नौबत आ गई? तो वह रीज़न किसी भी तरह का कोई भी रीज़न हो सकता है। जैसे कि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पूरा कर लिया टाइम पर, और उनके बीच में या तो फिर डिस्प्यूट्स हो गया होगा, या तो फिर उनके फॉर्म में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा, जिसकी वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए। तो रीज़न कोई भी हो सकता है। हम अब तक जो भी इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं वह सभी सिंपल डिसोल्यूशन है। सिंपल डिसोल्यूशन मतलब जब पार्टनर अपने आपसी सहमति से बिजनेस को डिसॉल्व करता है, इट मीन्स वाइंड अप करता है, क्लोज डाउन करता है, शटर डाउन करता है और बंद करता है, तो वह सिंपल डिसोल्यूशन कहलाता है। डिसोल्यूशन मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इतना हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। मतलब कि बैलेंस शीट जो है फर्म का 31 मार्च 2019 का वो नीचे दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट के बारे में हम तो समझ ही चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 2019 दिया है। ये हुआ है प्रिंटिंग मिस्टेक, तो हमें इसके करेक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019।
तो हम समझ लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। हमने करेक्शन कर लिया है पेंसिल से, आप भी कर लीजिए। बैलेंस शीट जो होता है एक स्टेटमेंट होता है, इसलिए उसके बाद लिखा जाता है एज ऑन। एज ऑन क्यों लिखा जाता है? क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के आगे एज ऑन लिखा जाता है। जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे 11th में, तो वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट लिखे था, फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा था, बैलेंस शीट पढ़ा था। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। वाई फॉर द ईयर एंडेड लिखते थे, एज ऑन क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, इसलिए उसके बाद लिखा जाता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। समझ गए? आई होप यू आर अंडरस्टैंड वाई आई एम सेइंग। तो बैलेंस शीट इट इज़ अ फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इट्स शोइंग assets and liabilities of the business. Assets always shows debit side and liabilities always shows credit side. Assets means जो बिजनेस ने अब तक कमाया, बिजनेस की जमा पूंजी, जो बिजनेस को कुछ ना कुछ कमा के दे रहा है अब तक कमा के दिया। कब तक? 31 मार्च 2019 को, क्योंकि अब बिजनेस को डिसॉल्व होने जा रहा है। लायबिलिटीज मीन्स जिसे बिजनेस को पे करना है, वह बिजनेस के लिए कर्जा होता है, आज नहीं तो कल उसे पे करना ही पड़ेगा। अब बिजनेस वाइंड अप हो रहा है तो सभी लायबिलिटीज़ पे होना ज़रूरी है। इसका मतलब होता है बैलेंस शीट का मतलब, हम इतना समझ गए। तो चलिए फिर लायबिलिटी साइड आ जाते हैं और एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से अंडरस्टैंड करते हैं, किसे क्या कहते हैं। तो लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, हम पेंसिल से ऊपर लिख लेंगे लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व फंड, रिजर्व मीन्स सेविंग और फंड मीन्स मनी, सेविंग मनी। हर साल पार्टनर्स अपने आपसी सहमति से कुछ अमाउंट बिजनेस के प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व फंड में रखते हैं, ताकि बिजनेस को कभी बड़ा लॉस हुआ तो उन्हें ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, मतलब बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और उनका बिजनेस स्मूथली रनिंग करता रहे मार्केट में। उसको बोलते हैं रिजर्व फंड। कितना? 8000 रुपीज़। अब रिजर्व फंड 1000 रुपीज़ है, ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और यह बिजनेस की लायबिलिटी होता है, इसलिए लायबिलिटी साइड दिया हुआ है। क्रेडिटर्स 12800 दिया है और बिल्स पेबल 7200 दिया है। तो ये दोनों क्या है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बिजनेस की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जो है थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, तो यह कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज़ में जो भी कंटेंट दिया रहेगा वह सभी अकाउंट्स के क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में, यह आप ध्यान रखें। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। हम यहाँ लिख भी सकते हैं पेंसिल से ताकि हमको याद रहे। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। राजीव का कैपिटल 20,000 रुपीज़, संजीव का कैपिटल 24,000 रुपीज़। तो अब तक हमें पता चला है कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करना है। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी को देख के पता चला है। रिजर्व फंड और कैपिटल को देख के पता चला है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। और आगे देखते हैं कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है। आ जाते हैं असेट साइड। असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। बिल्डिंग दिया 20,000 रुपीज़, फर्नीचर दिया 6,000 रुपीज़, डेटर्स दिया 18,000 रुपीज़, स्टॉक दिया है 20,000 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल दिया है 2,000 रुपीज़। तो बिल्डिंग से लेके बिल्स रिसीवेबल तक ये सभी हमारे लिए क्या है? असेट्स है, और असेट्स कहा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। और दिया है कैश अकाउंट। कैश भी हमारे लिए असेट्स है, लेकिन कैश अलग से, कैश और बैंक के लिए अलग से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम लोग, कैश और बैंक अकाउंट के। लेकिन यहाँ पे दिया है कैश, तो हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट। मतलब अब तक हमें बैलेंस शीट के कंटेंट को देख कर यह समझ में आया है कि हमें
इम्पॉर्टेंट जो है वो 3 ही अकाउंट प्रिपेयर करना है। कौन कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि बिजनेस को वाइंड अप करते समय हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस को लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, और फिर वही लॉस प्रॉफिट हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यदि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ज़्यादा बैलेंस आता है तो वह पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। यदि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। उसी प्रकार से रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड आता है ज़्यादा तो वह लॉस होता है, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वह होता है प्रॉफिट। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी होगा प्रॉफिट लॉस और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो भी एक्सपेंस और इनकम होगा वह कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। हम यहाँ पे कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट साइड है, इट मीन्स कैश हमें रिसीव, डेबिट व्हाट कम्स इन, इस मीन्स हमें कैश मिलेगा, मतलब अमाउंट रिसीव करना है, अमाउंट हमारे पास आएगा। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इट मीन्स हमें पे करना पड़ेगा, हमारे पास से कैश जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे लिए क्या है? असेट्स, और असेट्स का रूल क्या है? असेट्स कहाँ था? रियल अकाउंट में। एज पर गोल्डन रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर चलते हैं एडजस्टमेंट्स को समझते हैं बारीकी से। असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, इट मीन्स असेट्स जो भी है हमारा ये सभी असेट्स। रियलाइज्ड मीन्स सोल्ड आउट, हमने क्या किया? बेच दिया। एज अंडर मतलब नीचे दिए हुए प्राइस के हिसाब से। तो स्टॉक दिया है ₹18,400 में, डेटर्स दिया है ₹16,600 में, बिल्स रिसीवेबल दिया है ₹1980 में। ये हमारा क्या होगा? पहला एडजस्टमेंट्स होगा। इसलिए हम पेंसिल से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ओपन किया और क्लोज भी कर लिए ताकि हमें पता चलते रहे। तो हमने अपने जानकारी के लिए यहाँ पे टिक लगाया, पहला एडजस्टमेंट्स है। और यहाँ पे नंबर 2 लिखा था क्योंकि ये दूसरा एडजस्टमेंट्स है। संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर ₹18,000। अब क्या किया? संजीव ने एग्री किया, एग्रीड मतलब संजीव की सहमति से बिल्डिंग को संजीव ने ले लिया। कितने में? 18,000 रुपीज़ में। और ऊपर दिया है बैलेंस शीट में 20,000 रुपीज़। बैलेंस शीट का अमाउंट, एडजस्टमेंट्स का अमाउंट अगर मैच हुआ तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो कोई घबराने की बात नहीं। जो अमाउंट दिया हम वही अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे अकाउंट्स में। एंड तीसरा एडजस्टमेंट दिया है, राजीव एग्रीड टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹5,400। राजीव अपनी सहमति से बिजनेस का फर्नीचर टेक ओवर कर लिया, ले लिया। कितने में? 5,400 में। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट दिया जो कि सभी क्वेश्चन में दिया होगा, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹600। मतलब बिजनेस को वाइंड अप करते समय असेट्स को बेचने के लिए जो भी खर्चा हुआ है ताकि बिजनेस की लायबिलिटी को पे कर दिया जाए वह होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा और एक्सपेंस है तो डेबिट साइड जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹600 तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड राइट अप द रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब होता है कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद उन सभी को ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में दिया क्या होगा। क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस शीट जिसका होता है 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स जिसका होता है 2 इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट्स क्या मीन्स क्या होता है? वह ट्रांजेक्शन्स जो थ्रू आउट द ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना किसी रीजन से भूल गए, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो होता है एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट्स था। क्यों? क्योंकि हमने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा 11th में, तो उसमें क्या होता है? एवरी ट्रांजेक्शन्स आर
there are two effects. First, debit effects and then second, credit effects. इसलिए एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट्स होता है. आई होप हम लोग समझ चुके हैं कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्या है. तो चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसे किस प्रकार से पोस्टिंग करते हैं और कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और किस प्रकार से जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट का हमने ये पोस्टिंग किया तो सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे. एडजस्टमेंट्स का यदि हमने पोस्टिंग किया तो उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे. लास्ट में हमने पार्टनर और लास्ट में हमने जो भी अकाउंट क्लोज करेंगे, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया तो उसमें प्रॉफिट और लॉस उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे. पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज किया तो उसमें कैपिटल के लिए पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस या इनकम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे. लास्ट में कैश अकाउंट हमने टैली किया उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि कैश अकाउंट टैली हो चुका है. तो आज के लिए हम यहीं पर सेशन ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 का हमने किस प्रकार से जर्नल एंट्री पास की और पोस्टिंग की. आप लोग को मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. इससे क्या होगा, हम क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग वो का वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है वीडियो का. वॉच टाइम के हिसाब से मेरा इस हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि मेरी मेहनत आप लोगों के लिए रंग ला रही है. तो इसी प्रकार से मेरे साथ सीखते रहिए अकाउंटिंग. तो जय हिंद. गणपति बप्पा मोरया. मंगल मूर्ति मोरया.